capital asset of a person is compulsorily acquired by the government, and the person whose capital asset has been acquired is given a compensation in respect of the same. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक एसएससी का, एक पर्सन का कैपिटल एसेट को जो है गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर लेता है और उसके अगेंस्ट में उस पर्सन को एक कंपनसेशन पे किया जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी, दैट इज द पर्सन जिसका वो कैपिटल एसेट कंपल्सरीली अक्वायर कर लिया गया. सो ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स द कंपनसेशन और द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और Reserve Bank of India. So in that case also, rules which are prescribed in this section or in this category is applicable. तो यहाँ पे हम लोग और देखेंगे कि जब इस तरह का सिचुएशन आता है when a capital asset is compulsorily acquired by the government, in that case the government first announces that how much compensation the assessee is going to get. and उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसे इनिशियल कंपनसेशन पेमेंट करते हैं. एंड जिस टाइम पे ये इनिशियल कंपनसेशन पेमेंट होता है उस साल को ही कैपिटल गेन्स चार्ज होना शुरू हो जाता है. मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक कैपिटल एसेट का वैल्यूएशन सपोज डिसाइड हुआ 20 लाख रुपीज़ एंड द गवर्नमेंट हैव इनिशियली पेड एज रुपीज़ 1 लाख इन से इन 2005. द एसेट हैज़ बीन acquired in the year 2005 and initial compensation by the government is paid in the same year as only 1 lakh rupees. ठीक है, पूरा वैल्यू ऑफ द एसेट जो है, जो पूरा कॉम्पनसेशन पेमेंट करना है वो है 20 लाख रुपए का. लेकिन 2005 में जो 1 लाख रुपए दिया गया उसी साल उसी अमाउंट पे जो टोटल 20 लाख है वो तभी का तभी टैक्सेबल हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि खाली 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ तो खाली 1 लाख रुपीज में ही टैक्सेबिलिटी होगा. So initial compensation when received, the entire amount of compensation which is decided by the government is taxable. And there are situations when the assessee, the person whose asset has been compulsorily acquired, he or she may think that the property which is acquired by the government on a compulsory basis is the government is not paying enough amount, है ना. हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट ने जो कॉम्पनसेशन पेमेंट करने का डिसाइड किया है that compensation amount is not sufficient to cover the value of the asset. In that case the assessee may approach the tribunal or court में जाके वो अप्लाई कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल में जाके अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमसे कंपल्सरीली एक्वायर किया है उसका जो वैल्यू उन्होंने डिसाइड किया है दैट वैल्यू इज इनसफिशिएंट. सो इन दैट केस इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट the appeal by the assessee is correct and the court is satisfied by the appeal, in that case the court may decide to increase the value of compensation. So जब भी compensation को increase किया जाता है it is again considered as transfer और वो जिस साल increase होगा, जिस साल वो increased compensation receive होगा उसी साल वो taxable हो जाएगा. और याद रखना है इन केस ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन नो इन एक्विजिशन कॉस्ट, नो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट इज डिडक्टेबल, ओनली लीगल एक्सपेंसेस इज डिडक्टेबल. जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस है दोज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल. ये तो जाहिर सा बात है कि वेन एवर अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस इट टेक्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम बाय द एसएससी टू अप्रोच द गवर्नमेंट एंड मोटिवेट देम टू पे एक्स्ट्रा मनी. हो सकता है कि चप्पल घिस गए, हो सकता है कि जिसने अप्लाई किया था उनका देहांत हो गया, उसके जो डिसेंडेंट है, उनका जो फैमिली के अलग मेंबर्स है, दूसरे मेंबर्स है, वो उस अपील को आगे बढ़ाए और फिर पैसा मिला. तो ये बहुत टाइम पीरियड को लेके हो सकता है. तो इन दैट केस द गवर्नमेंट अलाउज द एसएससी टू डिडक्ट लिटिगेशन एंड अदर लीगल एक्सपेंसेस बट नो इम्प्रूवमेंट, नो एक्विजिशन कॉस्ट इज डिडक्टेबल इन केस ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन. जब भी एसएससी को इनिशियल कॉम्पनसेशन मिलता है तभी उसको उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है. कैपिटल गेन्स उसके हाथों में वो टैक्सेबल हो जाता है.
पूरे अमाउंट में होगा। यहाँ पे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, द इंडेक्सेशन बेनिफिट वॉट एवर इज द एसएससी गोइंग टू गेट इज अवेलेबल टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। मतलब अगर एसएससी हैव बॉट द एसेट से इन द ईयर 2000 and the compulsory acquisition have taken place in the year 2005-6 and the entire amount of the compensation is received in 2020, then जो indexation benefit है the SSC will get till 2005-6, not till 2008-19-20. ठीक है? So we will solve a question which will make the concept more strong for us. So एक बार देखते हैं, the central government acquires a house property owned by X on October 17, 2015. This property was purchased on April 10, 2007 for rupees 3 lakh. The central government awards rupees 16 lakh as compensation, out of which rupees 1 lakh is received on May 4, 2019 and rupees 15 lakh is received on April 1, 2020. Expenditure incurred by X for getting compensation is rupees 2000 being aggrieved against award. X files an appeal. The Bombay High Court, as per the order dated August 1, 2021, enhanced the compensation from rupees 16 lakh to 28 lakh. Legal expenditure incurred in courts proceeding rupees 10,000. X receives the additional compensation of rupees 12 lakh on April 15, 2022. Compute the income under the head capital gains. ठीक है? Does it make any difference if the additional compensation is received by X's son after the death of X? देखिए, ये जो मैं पहले लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि in case where the SSC's family or descendant is receiving the compensation amount instead of the SSC because of the death of the said person, in that case the entire amount is taxable as income of the recipient. ठीक है? So यहाँ पे अगर X का बेटा वो compensation को receive करता है, the entire amount is taxable in the hands of Mr. X's son. ठीक है? एक बार ये क्वेश्चन को वापस से समझते हैं, what is being said in this particular question. देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स के प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली खरीद लिया, कंपल्सरीली उसे एक्वायर कर लिया 2015 में। 2015 के 17 अक्टूबर में दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैव कंपल्सरीली एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड बाय एक्स ऑन 2007। 2007 में मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपए देके ये घर को खरीदा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसे 16 लाख रुपया दिया जाएगा कॉम्पनसेशन के हिसाब से। 16 लाख रुपीज इज decided as the compensation amount for this property. ठीक है? 1 लाख रुपया जो है compensation, initial compensation payment किया गया on 4th of April 2019 और बाकी 15 लाख रुपया, 16 लाख में से 1 लाख रुपया तो साथ ही साथ मिल गया सपोज, मतलब 4 अप्रैल 2019 को मिला और बाकी जो 15 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, this is received by the SSC on April 1, 2020. एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एक्स, देखिए अप्रैल 1 2020 है, सो डू नॉट कंफ्यूज दैट कि ये 2020-21 में जाके टैक्सेबल होगा, नहीं। द अमाउंट, द इनिशियल कंपनसेशन जब रिसीव हो रहा है, इट इज टैक्सेबल इन द एग्जैक्ट सेम डेट। ठीक है? नाउ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एक्स फॉर गेटिंग द कंपनसेशन इज फिक्स्ड एट रुपीज 2000 बीइंग अग्रीव्ड अगेंस्ट द अवार्ड, एक्स फाइल्स an appeal. The Bombay High Court, as per order dated August 1, 2021, enhanced the compensation. अब X क्या किया? X को 16 लाख रुपया बहुत कम लगा। X ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया कि the compensation which the government is giving Mr. X is not sufficient to cover the entire value of the property. So the Bombay High Court satisfied by the appeal and increased the compensation from 16 lakh to 28 lakh. तो और 28 लाख तक का वैल्यू इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है? सो ये जो 12 लाख रुपया और एडिशन हो गया, इसे हम लोग कहेंगे एडिशनल कॉम्पनसेशन और एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, जो कि मिस्टर एक्स को मिल रहा है अप्रैल 15, 2022 में। सो ये अप्रैल 15, 2022 में मिल रहा है, तो ये उसी साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में ये अमाउंट रिसीव हो रहा है। एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस स्पेसिफिक पॉइंट
when enhanced compensation is received, no expenditure in relation to acquisition or improvement of the asset is deductible. Only litigation expense or legal expenses are deductible. ठीक है, अब आगे देखते हैं. आगे यहाँ पे है कि लीगल एक्सपेंडिचर जो है मिस्टर एक्स ने किया है 10,000 रुपया. एक्स रिसीव्स द एडिशनल कॉम्पनसेशन ऑन April 15. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं. यहाँ पे पहले तो हम लोग असेसमेंट ईयर 2020-21 जो हमारा साल है, इस साल के लिए हम लोग देखेंगे विच इज रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर 2019-20. ठीक है. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, दैट इज इनिशियल कंपनसेशन कब मिला? इनिशियल कंपनसेशन मिला 1 लाख रुपया. जिस साल इनिशियल कंपनसेशन मिला उसी टाइम पे ये टैक्सेबल होगा. लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग जो लिखेंगे वो 16 लाख रुपीस लिखेंगे, ना कि 1 लाख रुपीस लिखेंगे. द कॉम्पनसेशन विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में. नाउ इंडेक्सेशन जो यहाँ पे होता है वो इंडेक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब सॉरी टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी राइट कंपल्सरी एक्विजिशन. तो कंपल्सरी एक्विजिशन यहाँ पे हुआ 2015 अक्टूबर में. सो 2015-16 का हम लोग जो CII है वो लेंगे, इंडेक्सेशन फिगर लेंगे. तो यहाँ पे 2015-16 का हमारा है 254 और जिस साल खरीदा था दैट इज 2007-8 में ये 129 है. सो हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे which will be 3 lakh rupees divided by 129 multiply 254. So हमारा यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 5,90,698 रुपीज. इसके बाद हम लोग लेस करेंगे जो भी लीगल एक्सपेंसेस है फॉर रिसीविंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट. तो यहाँ पे 2,000 रुपया हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया था, मिस्टर एक्स ने खर्चा किया था एज लीगल एक्सपेंस. तो ये 2,000 रुपए भी माइनस होगा. तो 16 लाख से 5,90,698 minus 2,000, we are getting long term capital gains as 10,07,302 rupees. अब हम लोग आगे देखते हैं इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन को हम लोग किस तरह से टैक्स करेंगे, किस तरह से टैक्स ट्रीट करेंगे. सो यहाँ पे इंक्रीज्ड कॉम्पनसेशन जो है ये 2023-24 में मिल रहा है असेसमेंट ईयर. मतलब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि April 15, 2022 में मिल रहा है. तो इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर 2023-24. सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, खाली एनहांस्ड कॉम्पनसेशन लिखना है. एनहांस्ड कॉम्पनसेशन यहाँ पे 12 लाख रुपया होगा. द इनिशियल कॉम्पनसेशन जो है प्राइमरी कॉम्पनसेशन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो था 16 लाख रुपीज. बट as per the appeal of the Mr. X to the court have decided to increase the compensation from 16 lakh to 28 lakh. So जो additional 12 लाख रुपया है वो 12 लाख रुपया हम लोग यहाँ लिखेंगे. उससे हम लोग माइनस करेंगे खाली लीगल एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंस खाली 10,000 रुपया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर जो भी है वो नील लिखेंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं है. ऐसा नहीं है यहाँ पे खर्चा नहीं हुआ, लेकिन वो नील पकड़ेंगे. इवन अगर डेटा दिया भी हुआ रहता तो उसे हम लोग इग्नोर करते. सो यहाँ पे हमारा जो लीगल एक्सपेंसेस है वो 10,000 रुपया है. 10,000 माइनस करने से वी आर गेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज 11,90,000 रुपीज. ठीक है. सो जो हमारा इनिशियल कॉम्पनसेशन था 16 लाख रुपया, उसका टैक्सेबिलिटी होगा जिस साल हमें जो है ये इनिशियल कॉम्पनसेशन का रुपया मिला. वो मिला हमें 2019-20 1 लाख रुपया. तो वो 1 लाख रुपया जब मिला तभी 16 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा. 16 लाख रुपया क्या है? 16 लाख रुपया प्राइमरी कॉम्पनसेशन है जो गवर्नमेंट ने पेमेंट करने का डिसीजन लिया था. और जो एडिशनल कॉम्पनसेशन है वो हमें मिला 2022-23 में. तो वो 2022-23 में 12 लाख रुपया टैक्सेबल होगा. उससे कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा, खाली लीगल एक्सपेंसेस माइनस होंगे. ठीक है.